नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 102 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 102 जो है उस किताब का नाम है प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न। इस वीडियो में टोटल हम 4 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां पहला क्वेश्चन मध्य पाषाण संस्कृति के ऊपर होगा, दूसरा क्वेश्चन कांस्य युगीन संस्कृति के ऊपर होगा, तीसरा क्वेश्चन मिस्र की सभ्यता के ऊपर होगा और चौथा क्वेश्चन यूनानी सभ्यता के ऊपर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो इसके बाद के और जो क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आप मध्य पाषाण संस्कृति का एक इंट्रो दोगे, जिसमें आप बताओगे कि भाई जो मध्य पाषाण काल की संस्कृति है ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है। तो मध्य पाषाण काल जो है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है, यानी कि जहाँ से पुरा पाषाण काल खत्म होता है वहाँ से मध्य पाषाण शुरू होता है और उसके बाद नव पाषाण काल शुरू होता है। जो इसका टाइम पीरियड है वो 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच में है। तो सबसे पहले आप बताओगे भाई पुरा पाषाण युग के समाप्त होने के बाद नव पाषाण युग की बात हुई, लेकिन इन दोनों के बीच का एक टाइम पीरियड है जिसे हम मध्य पाषाण कहते हैं और ये 12,000 ईसा पूर्व से लगभग 8,000 ईसा पूर्व था। इस युग में पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, यानी कि मानव समाज में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि मनुष्य जो हथियारों का प्रयोग करता था अब उस हथियारों के प्रयोग में बदलाव आए, हथियारों में बदलाव आए। इसके अलावा भोजन संग्रहण में जो है, यानी कि जो वो घूम घूम कर पहले भोजन करता था, खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, उसमें बदलाव आया। थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके कृषि के बारे में सीख गया इंसान और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना भी सीख गया था इस टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की विशेषताओं के बारे में। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है, जहाँ से पूरा पाषाण युग खत्म होता है वहाँ से मध्य पाषाण शुरू होता है। दूसरी बात है इसका टाइम पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। तीसरी बात यह है कि इस दौरान मानव समाज में ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि मनुष्य ने जो हथियारों के रूप में यूज़ करता था पहले, उस हथियारों में थोड़े से चेंजेस आए हैं। भोजन संग्रहण करने के तरीके में बदलाव आए हैं। पर्यावरण के साथ एडजस्ट करना सीखा है यहाँ पर। कृषि शुरुआत हुई है इस दौरान और मानव ने बसना शुरू किया, यानी कि पहले जो खाना बदोश व्यक्ति था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता था, अब वो एक जगह टिक कर रहने लगा। तो सबसे पहले मध्य पाषाण युग की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि मध्य पाषाण उपकरण, यानी कि इंसान इस दौरान कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करता था। तो अगर आप मध्य पाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता की बात करोगे तो ये है कि इस दौरान मनुष्य छोटे और तेज पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। ये उपकरण बहुत ही छोटे होते थे और इन्हें बहुत ही उन्नत तरीके से बनाया गया था। ये धनुष, तीर और अन्य हथियारों पर लगाकर इनका प्रयोग वो करते थे। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये भाई तेज पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। ये बहुत ही छोटे छोटे होते थे और इसे बहुत ही अच्छे से धनुष, तीर या अन्य हथियारों पर लगाया जाता था। ये जो औजार थे, अगर आप इनकी आकृति की बात करोगे तो ज्योमेट्री की आकृति से ये संबंधित थे, यानी कि ज्यामितीय रूपों में बनाए जाते थे। जैसे ट्रायंगल टाइप से थे, त्रिकोणीय, विषम बाहु आकार के थे या चंद्राकार के थे। बहुत सारे अलग अलग रूपों में इन पत्थरों को बनाया जाता था। तो ये क्या करते थे, पत्थरों को ऊपर से घिस घिस कर जो उसके ऊपर के जो ब्लेड्स होते थे उसे हथियारों के रूप में यूज़ करते थे। मध्य पाषाण युग की दूसरी विशेषता ये है कि मनुष्य भोजन संग्रहण और शिकार करता था, उसमें भी बदलाव आया। इस युग में देखो, भोजन संग्रहण का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और उन्हें इकट्ठा करना। तो इस युग में मानव ने भोजन संग्रहण में विविधता करी, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों में अब क्या हो चुका था, निर्भर हो चुका था। पहले वो कुछ ही चीज़ों पर निर्भर था, अब वो बहुत सारी चीज़ों का उसने खाना पीना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ शिकार नहीं करता था बल्कि मछली भी पकड़ता था, वनस्पतियों को भी इकट्ठा करता था। शिकार के तरीके में भी बदलाव आए। छोटे छोटे पशुओं को आसानी से ये लोग पकड़ लेते थे। इस दौरान गुफाओं में बहुत सारे चित्रकारी मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, वहाँ चित्रकारी करते थे। मुख्य रूप से इन्हें जो चीज़ का भी शिकार करना होता था ये उस जानवरों की वहाँ पर आकृति बना देते थे और डेली रूटीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी ये वहाँ पर चित्रकारी के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसमें जानवर के चित्र मिले हैं हमें, मानव आकृतियों के चित्र मिले हैं, प्रकृति से जुड़े दृश्य हमें बहुत सारे मिले हैं। आप चाहो तो किताब में जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मध्य एशिया के कुछ क्षेत्र, ब्रिटेन के कुछ क्षेत्र और साथ ही साथ यूरोप के अन्य क्षेत्रों के जो कुछ क्षेत्र हैं उनके नाम लिखे गए हैं, जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं मिली हैं और उनसे ये चित्र मिले हैं।
आवास और पर्यावरण के अनुकूल मनुष्य ने इस दौरान स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार से निवास करने शुरू कर दिए। यानी कि उससे पहले इंसान देखो खाना बदोश था, खाने और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। अब यहाँ पर मनुष्य ने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के घरों का निर्माण कर लिया। अस्थायी का मतलब ये है कि उसने घास फूस की झोपड़ियाँ बना ली, ठीक है, गुफाओं में रहने लगा। स्थायी का मतलब यह कि जहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई होगी वहाँ पर परमानेंट इंसान रहना ही शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले इंसान जो बसा वो नदियों के किनारे बसा, क्योंकि नदियों से जो उपजाऊ मिट्टी मिलती थी उससे खेती बाड़ी होती थी और जो पानी मिल जाता था पीने के लिए। जंगलों और पहाड़ों पर ये लोग रहते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व यह है कि इस दौरान तकनीकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। माइक्रोलिथ्स जो अभी हमने पढ़े छोटे छोटे उपकरण हैं, इन्होंने शिकार करने के तरीके में पूरी तरीके से चेंज ला दिया। इसने मानव जीवन को बहुत सुरक्षित बना दिया और बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। यानी कि जहाँ इंसान जो पहले बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था वो समस्याएं थोड़ी कम हुई इस दौरान। दूसरी बात यह है कि जीवन में डाइवर्सिटी बहुत आ गई, विविधता बहुत आ गई। पहले इंसान एक ही तरीके से जीवन जीता था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इस दौरान मनुष्य ने अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया और अपने जीवन जीने के तरीकों को मजबूत बनाया। मछली पकड़नी शुरू कर दी, छोटे पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया, जंगली फल फूलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात थी कि मध्य पाषाण काल में ही सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की नींव भी रखी गई और आगे चलकर आज जैसा जो है जटिल समाज बन चुका है। इस दौरान जो गुफाओं में चित्र मिले हैं इससे हमें उस समय की कला और संस्कृति के बारे में पता चलता है, मनुष्य की भावनाओं के बारे में पता चलता है, विचारों के बारे में पता चलता है, वो समाज को क्या संदेश देना चाहते थे ये पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है नव पाषाण काल के लिए उन्होंने आधार प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी आप मध्य पाषाण संस्कृति पढ़ोगे तो ये मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। ये युग ये बताता है कि मनुष्य ने किस प्रकार से प्रकृति के साथ संबंधों को स्थापित किया, अपना तकनीकी विकास किया और धीरे धीरे करके समाज का और संस्कृति का भी विकास किया। अपने उपकरणों से, अपनी कलाओं से, अपनी जीवन शैली के माध्यम से इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और भविष्य को प्रभावित किया है। तो अगर मध्य पाषाण काल आया तो मैं मान के चल रहा हूँ आप ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। 400 से 500 वर्डों के बीच में आपको आंसर लिखना है, यानी कि लगभग 4 से 4.5 पेज आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। आप इनके फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। जैसे जितनी भी हेडिंग है आप उस हेडिंग को क्या कर सकते हो, ऐसे एक लाइन में खींच के ऐसे करके 4-5 उसके ऐसे पार्ट्स बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सीट है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी लगेगी और प्रॉपर वे में एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हो, फिर उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देना। एग्जाम्पल्स और देखने अगर आपको वर्ड पावर और ग्रो करनी है तो चैप्टर नंबर 3 में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रॉपर आंसर की बात सिर्फ की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांस्य युगीन सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो पूरी कांस्य युगीन सभ्यता है और चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। तो चैप्टर नंबर 7 में आप जाके मेन हेडिंग पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ पर मैंने प्रॉपर आंसर तैयार कर रखा है। तो कांस्य युग जिसे ब्रॉन्ज युग कहते हैं, इस दौरान इंसान क्या करता था, तांबे को टीन में मिलाकर कांस्य को तैयार करता था। यानी कि जब भी आप कांस्य युगीन सभ्यता की बात करोगे तो कांस्य का मतलब क्या होता है, कांस्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, और ये तांबे में टीन मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय की जो शुरुआत है वो 3300 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू मानी जाती है और ये जब तक चलती रहेगी जब तक लोह युग नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है लोह युग कब आया था, सन 1000 BCE में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व हमें लोहे का प्रयोग पता चला। उससे पहले हमें लोहे के प्रयोग के बारे में नहीं पता था। आप सभी को पता है सबसे पहले इंसान ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके तांबे का प्रयोग शुरू किया, फिर तांबे में टीन मिलाकर उसने ब्रॉन्ज की शुरुआत करी। तो जब हम कांस्य युग की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कांसा कैसे बनाया जाता है, तांबे में टीन को मिलाकर। दूसरी बात यह है इसका जो टाइम पीरियड है आज से 3300 ईसा पूर्व है, यानी कि लगभग 5000 साल पहले का इतिहास है ये। ठीक है, ये लोहे के युग तक चलेगा, यानी कि 1000 BCE तक चलेगा, मतलब 2000 साल तक लगभग चलेगा। तांबे से टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण होगा। अब इससे क्या होगा, औजारों की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हथियारों की क्वालिटी बढ़ जाएगी और समाज में क्रांति आ जाएगी। क्योंकि जहाँ पहले इंसान पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर रहा था अब वो धातु के औजारों का प्रयोग करेगा। इस युग में बहुत सारी सभ्यताएं फलेंगी फूलेंगी। जैसे आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सुना होगा जिसे आज इराक के नाम से जानते हैं। मिस्र की सभ्यता की बात हमने जो है चैप्टर नंबर जो है अगले में पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते हो। चीन की सभ्यता के बारे में आप जानते ही हो। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन सभ्यता जो है ये सब कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। इसी दौरान इनका उदय हुआ था। इस युग में तकनीकी परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक दृष्टि से परिवर्तन हुए, व्यापार शुरू हुआ, कृषि में नई नई तरीके शुरू हुए। इस दौरान मुख्य विशेषताएं क्या थी ये सुन लो। सबसे पहले बात तो यह कि धातु विज्ञान में प्रगति हुई, यानी कि इंसान को धातु गलाना आ गया।
क्योंकि आप तांबे को टीन में मिलाकर कांस्य तैयार कर रहे हो। तो सबसे बड़ी कांस्य युगीन की विशेषता क्या है कि कांस्य धातु का आविष्कार इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़े पैमाने पर कृषि के लिए उपकरण बने, हथियार बने, नई नई चीज़ें बननी शुरू हुई, शिल्प शुरू हुआ। अब देखो सामान बनेगा तो फिर व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगी। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है कि कांस्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत कठिन थी और कुछ ही वर्गों तक थी, जिससे समाज में असमानता को बढ़ावा मिला। कुछ लोग संपन्न हो गए और कुछ लोग समाज में पीछे हो गए। तो इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धातुओं का निर्माण शुरू हुआ। जिन लोगों को धातु का निर्माण करना आता था उन्होंने अपने व्यापार धंधे स्थापित कर लिए। शिल्प कलाओं का विकास हुआ और दूर के क्षेत्रों से व्यापार करना भी शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर कृषि उपकरण बने और हथियार भी बने। लेकिन जब वो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोलेगा, आलोचना करने के लिए बोलेगा, तभी आप आलोचना करोगे। और आलोचना में ये बताओगे कांस्य निर्माण ये अच्छी बात है, लेकिन ये तकनीकी कुछ ही वर्गों तक थी, कुछ ही लोगों को ही थी, जिससे समाज में असमानता फैली। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नगरों का उदय हुआ, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय अर्थव्यवस्था में जो है आप ट्रांजिशन देख सकते हो। तो कांस्य युग में नगरों का विकास हुआ और आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी जो नगरीय सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है और जिसका सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में उर नगर, मारी नगर के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से थेप्स और एंथेस की सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर नालियाँ जो हैं वो बहुत ही एक ग्रिड पैटर्न से बनी होंगी, जैसा आज के टाइम पे आप देखते हो। सड़कें बहुत ही उच्च क्वालिटी की होंगी और भवन भी जो हैं वो एक प्लानिंग से बने होंगे, जिससे पता चलता है कि कांस्य युग में जो वास्तुकला थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। घरों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था, नालियों और सड़कों को एक दूसरे से काटा जाता था। जो सड़कें थी वो खुली होती थी और नाली इस प्रकार से बनाई गई थी कि सारा का सारा गंदा पानी बाहर निकल सके। हालांकि शहरों का विकास हुआ। अब आप इसकी आलोचना करोगे, ध्यान रहे आलोचना जब भी करना जब क्वेश्चन पेपर में वो आलोचना करने के लिए पूछे, नहीं करने के लिए बोले तो आलोचना मत करना, इसी पॉइंट्स को और बढ़ा देना। आलोचना यह है कि शहरों का विकास हुआ, लेकिन विकास असमान था। कुछ क्षेत्रों में शहरों में विकास हुआ जबकि ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र निर्धन होते गए और शहरी क्षेत्र विकसित होते गए। तीसरी विशेषता कांस्य युगीन की यह है कि राजनीतिक संगठन मजबूत हुआ। यहाँ पर जो है राज्य की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, राजा का पद शुरू हो गया और समाज में न्याय व्यवस्था शुरू हो गई। तो इस युग में राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हुई। मिस्र में फराओ, मेसोपोटामिया में राजा और सिंधु में प्रशासनिक केस इसके उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, ये इसकी आलोचना है। धर्म और संस्कृति की बात करोगे तो कांस्य युग में विभिन्न धार्मिक विश्वासों पर इंसान विश्वास करता था, देवताओं पर विश्वास करता था, प्रकृति पर विश्वास करता था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जैसे मिस्र में जो पिरामिड मिले हैं, सिंधु में जो पूजा स्थल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है उस समय पर भी धर्म और संस्कृति को फॉलो करते थे, लेकिन कुछ ही वर्गों को इसमें विशेषता थी। लेखन और शिक्षा की बात करेंगे तो इस युग में लेखन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया का इतिहास जब पढ़ोगे तो मेसोपोटामिया में कीलाकार अक्षर के प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता के भी लोग लिखना जानते थे, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं आज तक, क्योंकि बहुत ही जटिल तरीके से वो लिखा गया है। तो लेखन की शुरुआत हुई, कीला अक्षर लिपि, चित्रलिपि की शुरुआत हुई। प्रशासन, व्यापार और संस्कृति के बारे में हम इससे पता चलता है। मेसोपोटामिया में बहुत सारी जो है मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली हैं। तो इन मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, जिसमें पहले मिट्टी को गूंथा जाता था, फिर उसे सूखने से पहले उस पर लिख दिया जाता था। उसमें बहुत व्यापार, विधि, नियम ये सारे लिखे हुए हैं। हड़प्पा में ऐसे ही बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। चीनी सभ्यता में बहुत सारे लेख मिले हैं। मिस्र में पेपराइस के पत्ते मिले हैं। तो इन सबसे पता चलता है कि भाई उस समय लेखन और शिक्षा का महत्व था। फिर व्यापार और आर्थिक विकास के बारे में बताओगे कि इस दौरान लंबी दूरी के व्यापार होते थे। मिस्र और सिंधु घाटी के बीच में व्यापार होता था। समुद्री मार्गों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करते थे। बड़े पैमाने पर तांबे की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, बहुमूल्य वस्तुएं भेजी जाती थी, लग्जरी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। लेकिन ये व्यापार उच्च वर्गों में होता था। फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आलोचना जब ही लिखना जब पेपर में पूछे, अदरवाइज इन पॉइंट्स को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देना। मैंने यहाँ पर बस शॉर्ट नोट्स के हिसाब से तैयार किए हैं, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा आंसर समझा रहा हूँ। निष्कर्ष ये निकलता है कि कांस्य युगीन जो सभ्यताएं हैं वो मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम निभाती हैं। यहाँ पर नगरों का विकास हुआ, धातु विज्ञान का विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ और आधुनिक सभ्यता की यहाँ पर नींव पड़ी। लेकिन देखा जाए तो समाज में असमानताएं बढ़ी, समाज में शोषण भी बढ़ा, अंधविश्वास भी बढ़ा। इस युग ने सभ्यता को तो बढ़ावा दिया, लेकिन सभी लोगों के लिए समान नहीं रही। कुछ लोगों को इसका ज़्यादा फायदा मिला, जबकि कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। तो कांस्य युगीन अगर सभ्यता के बारे में आएगा तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, मिस्र की सभ्यता पर लेख लिखिए। तो मिस्र की, इसके अलावा आप भाई चीन की शांग सभ्यता जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मिस्र की सभ्यता लगातार पेपरों में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शांग की सभ्यता आनी चाहिए चीन की। फिर भी हम पहले मिस्र की सभ्यता पढ़ लेते हैं, फिर चीन की शांग सभ्यता पर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मिस्र की सभ्यता की आप बात करोगे तो मिस्र को आप पता ही है इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, इसे नील नदी का उपहार भी कहते हैं। और मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड हो, जब 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 मिस्र की बात आती है तो मिस्र के जो बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं उनसे हम मिस्र को जानते हैं। तो जब भी आप मिस्र की सभ्यता की बात करोगे तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और इस सभ्यता को नील नदी का उपहार कहते हैं क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी। और इसका भी टाइम पीरियड आज से लगभग 5000 साल पहले यानी कि 3100 BCE के आसपास है। यहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं, मंदिर मिले हैं, कला विज्ञान की चीज़ें मिली हैं, जिससे हमें मिस्र की सभ्यता के बारे में पता चलता है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले मिस्र की ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे बसा था। ऐसे में मिस्र की सभ्यता का जो बेस थी वो नील नदी थी, जिसकी वजह से नील नदी में जो पानी था उसकी वजह से यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी थी और कृषि कार्य भी बहुत अच्छे से होते थे और सिंचाई का साधन भी था। तो इससे आप प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं पढ़ोगे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लो, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो, सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास ये विकसित हुई है। ऐसी आप मिस्र की सभ्यता पढ़ोगे तो नील नदी, क्योंकि प्राचीन काल में इंसान पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड था और खेती वही हो सकती थी जहाँ भूमि में उपजाऊपन था। तो ऐसे में अगर मिस्र भी नील नदी के आसपास विकसित हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उपजाऊ भूमि का आधार होती है नदियाँ। मिस्र के आसपास का इलाका जो है वो रेगिस्तान है, जो कि इसे बाहरी आक्रमणों से बचाता था। तो इस वजह से मिस्र जो है इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी इसके रेगिस्तान की वजह से। राजनीतिक संरचना की बात करते हैं हम, मिस्र में राजनीतिक संरचना कैसी चलती थी। तो मिस्र में राजा को फराओ कहते थे। तो मिस्र की सभ्यता का केंद्र उसका राजा था, सारी की सारी मेन पावर राजा के पास थी, डिसीजन मेकिंग पावर शाही राजा के पास थी, राजा जिसे फराओ कहा जाता था। इसके अलावा मिस्र की एक खास बात थी, जो ये राजा होते थे ना, इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। कि ये माना जाता था कि ईश्वर ने इन्हें समाज को चलाने के लिए भेजा है। तो यानी कि राजा को भगवान से जोड़ देते थे लोग। यहाँ पर जो पहला राजा था वो मैनेस था, इस राजवंश का पहला राजा था, ऐसा माना जाता है। केंद्रीय प्रशासन की बात करोगे, यानी कि शासन कैसे चलाया जाता था, तो जो फराओ यानी कि जो राजा था, इसने एक बहुत वेल सेटल्ड प्लान कर रखा था पूरे पूरे क्षेत्र को चलाने के लिए। उसने क्या कर रखा था, मिस्र को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए छोटे छोटे गाँवों में और कस्बों में और शाही भूमियों में बांटा हुआ था। और हर क्षेत्र को नॉर्म्स के नाम से जानते थे, यानी कि हर क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से चलाया जाता था। यानी कि मान लो ये पूरा मिस्र है तो इसे प्रशासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे कस्बों में बांटा जाएगा, शाही भूमियों में बांटा जाएगा और गाँव में बांटा जाएगा। और हर एक एरिया को चलाने के लिए कुछ अधिकारियों को रखा जाएगा। मिस्र में इन्हें नॉर्म्स कहते थे, नॉर्म्स। इन नॉर्म्स को जो शासन चलाते थे उन्हें नोमार्च कहते थे, हमारे यहाँ गवर्नर कहते हैं। तो ये जो इकाइयाँ थी, इन इकाइयों को क्या कहते थे, नॉर्म्स। इन इकाइयों को जो चलाता था बंदा वो कौन होता था, नोमार्च। अगर आप ऊपर के मिस्र की बात करोगे, यानी कि उत्तरी मिस्र की बात करोगे तो 22 नॉर्म्स थे और निचले मिस्र में 19 नॉर्म्स थे। जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे मिस्र में नॉर्म्स बोलते हैं। ऊपरी मिस्र में 22 नॉर्म्स थे और निचली मिस्र में 19 नॉर्म्स थे। तो इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया गया था ताकि उसे अच्छे से चलाया जा सके। शाही परिवार से यानी कि राजा के परिवार से ही अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था और इन्हें विशेष कार्यों के लिए सबसे योग्य माना जाता था। तो अगर आप मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात ये, राजा को क्या कह रहे हैं, फराओ। पूरे के पूरे क्षेत्र को चलाने के लिए उसे अलग अलग भागों में, गांव कस्बों में बांटा गया था और उसके ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कि उस क्षेत्र को चलाएगा। सोसाइटी की बात करोगे तो सोसाइटी में वर्ग विभाजन था। सारे के सारे अधिकार जो थे राजा और उसके परिवार वालों के थे। साधारण जनता जो थी वो उसकी स्थिति बड़ी बेकार थी। तो सबसे ऊपर जो था समाज में वो फराओ और उसका परिवार था। फिर पुजारी, अधिकारी और सेना आते थे, फिर व्यापारी और कारीगर आते थे और सबसे नीचे थे किसान और दास। किसानों और दासों की स्थिति बड़ी बदतर थी इस दौरान। महिलाओं के अधिकारों की बात करोगे तो कुछ स्थान पर महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, पूजा वगैरह में वो भाग ले सकती थी, लिखा पढ़ी भी कर सकती थी। मिस्र की जो अर्थव्यवस्था थी, अभी हमने बात ही कर ली, वो नील नदी के किनारे थी तो कृषि पर ही डिपेंड होगी, सिंपल सी बात है। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, फल थी। सिंचाई प्रणाली बहुत अच्छी थी। व्यापार सोने, कांस्य से, हाथी के दांत और लकड़ी का व्यापार करते थे नील नदी और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के माध्यम से। श्रमिक वर्ग की बात करोगे तो मिस्र में अगर बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं, बड़े बड़े क्षेत्र मिले हैं तो किसी ने उन्हें बनाया भी होगा, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत संगठित श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था। लेकिन मजदूरों को सताया जाता था, इन्हें जो है सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि इन्हें अनाज और जौ दे देते थे, यानी कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना दे देते थे। इसके अलावा जो कि वो जीवित रहने के लिए बस जरूरी था, इसके अलावा उन्हें कुछ भी जो सहूलियत नहीं दी जाती थी। धार्मिक मान्यताओं की बात करोगे तो मिस्र के लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे रा जो कि सूर्य देवता था, ऑसिरिस मृत्यु का देवता था, आइसिस प्रेम और जीवन की देवी थी। तो इस प्रकार से यहाँ के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। विशाल पिरामिड मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है ये लोग अंधविश्वासों में भी जो है
विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और मृत्यु पर सिद्धांत पर रखते थे कि मरने के बाद बंदे का पुनर्जन्म होगा, क्योंकि जो अंतिम संस्कार मिला है वहाँ से उसमें बहुत सारी वस्तुओं को भी दफनाया गया है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति मरने के बाद इन वस्तुओं का प्रयोग करेगा, ऐसा इनकी मान्यताएं थी। इसके अलावा जो पिरामिड थे इन्हीं की पूजा भी की जाती थी। कला और वास्तुकला की बात करोगे, अब बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। गीज़ा का जो पिरामिड है, इससे पता चलता है कि मिस्र के लोगों को वास्तुकला का बहुत अच्छा ज्ञान था, स्थापत्य कला का बहुत बड़ा ज्ञान था, और जो फराव थे वो इन चीज़ों को संरक्षण भी देते थे। मिस्र के लोगों को मूर्तियाँ बनानी भी आती थी, वो देवताओं, राजाओं और जानवरों की छवियाँ बनाते थे। मिस्र में जो लिखते थे वो लोग चित्रलिपि में लिखते थे, और लिखावट का जो प्रयोग है वो धर्म के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता था। मिस्र वालों की अगर आप बात करोगे, जो पिरामिड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें गणित का ज्ञान था और अंक गणित में उन्होंने उन्नति करी है। चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर रचना और औषधि विज्ञान में उन्हें प्रभावी ज्ञान था। मिस्र का जो साहित्य है, मिस्र में की जो किताबें वो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं, जैसे हमारे यहाँ भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, तो ऐसे ही मिस्र के भी साहित्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म की मान्यताओं को दर्शाती है कि व्यक्ति मरने के बाद दोबारा जन्म लेता होगा। कहानियाँ लिखी गई हैं, गद्य लिखे गए हैं। सुनवे की कहानी बहुत फेमस है वहाँ की। संगीत और नृत्य की बात करोगे तो सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था। मिस्र की सभ्यता में संगठित सेना भी थी जो उन्हें सुरक्षा देती थी और विदेशी आक्रमणों को रोकती थी। कांस्य युग की सभ्यता है तो हथियारों का प्रयोग भी जो है वो कांस्य से ही होगा, क्योंकि लोहे का प्रयोग यहाँ पर नहीं शुरू हुआ था। सैन्य अभियान में जो भी चीज़ें जीती जाती थी वो मंदिरों में चढ़ाई जाती थी और मंदिरों की दीवारों पर और पिरामिड की दीवारों पर उन्हें दर्शाया जाता था। पुराने राजवंशों ने पिरामिड का निर्माण करवाया है। मध्य राज्य वंशों ने कला, साहित्य और व्यापार में उन्नति करी है, और नए साम्राज्यों ने दूसरे दूसरे क्षेत्रों से अपने संबंध स्थापित किए हैं, दक्षिण में नूबिया तक। आगे अगर आपको आलोचना करने के पूछे तो बता देना, यहाँ के लोग धर्म का दबदबा था, समाज में असमानता थी, मुख्य रूप से नील नदी पर ही निर्भर थे। तो ऐसे में जब उसमें बाढ़ आता था या पानी की कमी हो जाती थी तो पूरा का पूरा क्षेत्र बदल जाता था। समाज में संघर्ष चलते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मिस्र की सभ्यता मानव इतिहास की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक है। इसकी वास्तुकला सबसे उन्नत है, धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक उपलब्धियां ऐसी हैं जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। लेकिन समाज में संघर्ष भी है और समाज की कुछ कमियां भी हैं। आलोचना फिर से जब ही करोगे जब वो आपसे पूछेगा, विशेषताएं बोलेगा तो सिर्फ आप विशेषताएं बता देना। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर लेख लिखिए। ग्रीक जिसे यूनान कहते हैं, तो ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था की बात करोगे तो आपने अगर एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा हो, प्लेटो के बारे में पढ़ा हो या सुकरात के बारे में पढ़ा हो, तो इनकी जो किताबें हैं इससे हमें ग्रीक सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये ग्रीक सभ्यता के हिस्टोरिकल सोर्स हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं। ग्रीक अगर राजनीतिक व्यवस्था को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ग्रीक जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था। यानी कि अगर मान लो ये पूरा यूनान है तो ये छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था, नगर राज्य वाली व्यवस्था थी। तो ग्रीक की राजनीतिक व्यवस्था छोटे छोटे नगरों में बटी हुई थी जिन्हें राज्य यानी कि पॉलिस कहा जाता था। जैसे एंथेस, स्पार्टा, कोरिन्थ, थेब्स, ये कुछ इसके प्रमुख जगह थी। हर क्षेत्र की अपनी अलग सरकार होती थी। जैसे मान लो ग्रीक है ना, इसके बहुत छोटे छोटे क्षेत्र बचे हैं, तो एंथेस की अलग सरकार होगी, अलग सेना होगी, अलग कानून होंगे। स्पार्टा की अलग सरकार होगी, अलग सेना होगी, अलग कानून होंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सरकार, कानून और सेना होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में लड़ते भी रहेंगे, और इस लड़ाई का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा प्लेटो पर। इसलिए प्लेटो सोचेगा एक आदर्श राज्य कैसा हो, एक मजबूत देश कैसा हो, और फिर प्लेटो इस चीज़ के बारे में अपनी किताब द रिपब्लिक में बताएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ग्रीक अगर आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करोगे, यूनानी राजनीतिक व्यवस्था की बात करोगे, तो पूरे के पूरे ग्रीक को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था, नगर राज्य में, जिन्हें पॉलिस कहा जाता था। ठीक है, हर राज्य की अपनी सेना होती थी, अपनी सरकार होती थी, अपने कानून होते थे और अपने तरीके से चलाया जाता था, और ये आपस में लड़ते भी रहते थे। जैसे एंथेस और स्पार्टा की लड़ाई तो भाई बहुत होती थी दबाकर। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। तो देखो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट। जैसे भारत में इनडायरेक्ट है, जब तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर क्या होती है, जब भारत में इनडायरेक्ट है तो भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों और जो भी निर्णय लेने हों सारे लोग मिलकर निर्णय लें। तो ये जब भी हो सकता है जब जनसंख्या बहुत कम हो। अब भारत की जनसंख्या इतनी सारी है, आज के देश में किसी भी देश में ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकती क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हर देश में। लेकिन एंथेस की बात करोगे, स्पार्टा की बात करोगे, तो टोटल जनसंख्या उस समय 400, 500, 700, 1000, 5000, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे में सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते थे। जैसे गांव में पंचायत है तो वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और वहाँ पर सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हों, सारे डिसीजन सबसे पूछ के लिए जाएँ, तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो एंथेस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। नागरिक सीधे सरकार के निर्णयों में भाग लेते थे और जब सरकार सही से काम नहीं करती थी तो उसे हटा भी देते थे।
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब लोग में आम लोगों की जो है भागीदारी होती थी। तो अगर सबसे प्राचीन लोकतंत्र आप देखोगे तो एथेंस में ही पाया जाता है। नागरिकता की बात करोगे तो एथेंस में केवल पुरुषों को, वयस्क को और जन्मजात एथेनियन लोगों को ही नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे, बाकी सबको दास बनाकर रखा जाता था। नागरिकों को शासन, न्याय और नीति में भाग लेने का अधिकार था, बाकी लोगों को अधिकार नहीं था। महिलाओं को इसमें कोई अधिकार नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर जनसभाएं होती थी। जनसभाओं जो थी ये कानून बनाते थे और युद्ध और शांति पर निर्णय लेते थे। परिषद बनाई गई थी, 500 सदस्यों की एक काउंसिल थी जो कि निर्णय लागू करती थी, एस्लेसिया के सरकारी कामकाज देखती थी और जो भी सरकार के एजेंडा है उसे तय करती थी। बड़ी संख्या में न्यायालय स्थापित किए गए थे जहां विवादों का निपटारा किया जाता था। चुनाव और लॉटरी प्रणाली भी थी। कई सरकारी पदों की नियुक्ति लॉटरी के आधार पर होती थी। लॉटरी के आधार का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के नाम रख दिए जाते थे लिख के, और फिर जो नाम जिसके हाथ में आता था उसी बंदे को अधिकारी बना देते थे। इसे लॉटरी विधि कहते हैं। स्वतंत्रता और भागीदारी पर बल था। यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यहाँ पर जीवन में स्वतंत्रता की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी और यहीं से बड़े बड़े जो हैं फिलोसफर्स निकले, आपको पता ही है, प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे जो लोग हैं वहीं से निकले हैं। ये विशेषताएं ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था को आदित्य बनाती हैं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिन्होंने आगे चलकर लोकतंत्र के मूल्यों को जन्म दिया। जब भी आप डेमोक्रेसी की बात पढ़ते हो, स्वतंत्रता समानता की बात पढ़ते हो, तो उसकी जो शुरुआत है वो यूनान से ही होती है। तो देखो, ग्रीक सभ्यता से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो राजनीतिक व्यवस्था आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर नंबर 15 से कि ग्रीक की कल्चर के बारे में बताओ। तो ये दो क्वेश्चन अलग से और पढ़ लेना आप। चीन की एक तो शांग व्यवस्था पढ़ लेना और एक यूनान की सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ लेना। तो दो क्वेश्चन वो और ये 4 क्वेश्चन ये। इन 6 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस जाने चाहिए पेपर में। बाकी पेपर के लिए आपको गुड लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।